इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो पाक भारत ताल्लुकात की तरफ आते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो जाहिर है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त आप भी वफाकी वजीर थे, पुलवामा अटैक हुआ, जिस किस्म का जवाब भारत को दिया गया, लेकिन अब जो मामलात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और बिल्कुल भारत के ऊपर जंगी जुनून भी सवार है। आप क्या समझते हैं अब तक जिस तरह से हुकूमत वक्त ने इन तमाम मामलात पर पूरी दुनिया को अपराइज किया है, ये एक ज़िम्मेदार मुल्क का जो तरीक़ाकार होता है बिल्कुल वही है, और आप मुतमईन भी हैं इन तमाम तर जो इक़दामात लिए जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है हुकूमत ने अब तक काफ़ी अच्छा टैकल किया है और जो ख़ुसूसन 8 नुकाती शुरू में ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो इक़दामात का ऐलान किया था, वो बिल्कुल सही सिमत में कदम था। सिर्फ़ मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उसमें जिस तरह से सिखों के लिए वीज़े जो हैं वो रिलैक्स किए गए थे। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान को देखें नादिया, तो यू विल रियलाइज़ कि जो पंजाब और कश्मीर है, वहाँ पे तो कोई सेंटीमेंट ही नहीं है एंटी पाकिस्तान। लाइकवाइज साउथ इंडिया में कोई सेंटीमेंट नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक जो शहरी हैं जो पाकिस्तान में हैं, हम उनको एक टिट फॉर टैट ना करें और मेरे ख्याल में हमें इंडियन सिटीजन्स के लिए थोड़ा और रिलैक्सेशन जो है वो करनी चाहिए थी। हुकूमत की पॉलिसी जो है इंडिया की, वो तो एक हिंदू डिविजिव पॉलिटिक्स से बनती है और एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू सियासत है जिसके नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त परचम उठाए हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ से जिसका जन्म हुआ, बीजेपी बनी और ये एक हिंदू महासभा परिवार है जो कि 5-6 बड़ी जो रियासतें हैं जैसे यूपी सीपी हो गई या महाराष्ट्र हो गई, गुजरात हो गई, वहां से ये जो है वो सेंटिमेंट उठता है। बाकी हिंदुस्तान में तो जाहिर है ये सेंटिमेंट नहीं है और हमें लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें बेहतरी की तो ज़रा हर वक्त गुंजाइश होती है, सही। बट आई थिंक जिस तरह से हमने अपना मिसाइल टेस्ट किया है, आज भी टेस्ट किया है, फिर इससे पहले हमने जो है अपनी बहरिया को जिस तरह से आगे लेके आए और जिस तरह रिसोर्सेज बॉर्डर पे शिफ्ट किए हैं, ये सारे काम जो हुए हैं ये बिल्कुल सही सिमत है। और देखिए, अगर जंग आप पे मुसल्लत की जाए तो आपने लड़ना है, फिर आपने क्या करना। सही, लेकिन ये सब कुछ जो इस वक्त हुआ है और इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पहलगाम वाक़े पर किसी किस्म की लोकल सतह की तहकीकात भी जैसे की जाती है और आप सामने लेकर आते हैं, शायद वो तक भारत लाने में नाकाम रहा है। आप समझते हैं कि पूरी दुनिया अब ये समझ रही है कि भारत का हमेशा से और ख़ास तौर से मोदी सरकार का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम करना है अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, लेकिन सबूत से वो कासिर हैं, और फिर जो कुछ उन्होंने कनाडा में किया, यूके में किया, ईयू, ये सब भी तो सामने है पूरी दुनिया के। नहीं, ये तो देखिए 2 बड़ी शिकस्त तो हुई है हिंदुस्तान को। सबसे पहले तो उन्होंने समझा कि जब पहलगाम के ऊपर हम पाकिस्तान को एक्यूज करेंगे तो कोई एविडेंस भी नहीं मांगेगा और साउथ ब्लॉक में जो उन्होंने मीटिंग की, 100 अम्बेसडर इकट्ठा किया दुनिया का और उसमें उन्होंने कहा कि आप सबूत दिखाएं, तो हिंदुस्तान के पास दिखाने को कुछ भी नहीं था। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने और फिर टेलीग्राफ ने ये डिटेल्ड रिपोर्ट किया कि किस तरह से हिंदुस्तान कह तो रहा है कि ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड जो था अटैक था, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे सके। दूसरा देखिए, जो अब डोमेस्टिक जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर शुरू हो गया कि ये जो कश्मीर है ये जाहिर है आर्टिकल 370 इन्होंने लगाया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है जो कि अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। और हालत ये है कि आज इतने दिनों के बाद वो जो 4 टेररिस्ट बकौल उनके और जिन्होंने ये फायरिंग की, ये उनको भी अरेस्ट नहीं कर सके, जो कि वहाँ पे लोकल जिन्होंने ये किया और उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी। और वहाँ पे जो सवाल अमित शाह से करे उसे फौरन गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन तो वहाँ पे है जो काफ़ी एम्बैरेसिंग है। दूसरा नादिया, मैं समझता हूँ कि एक और जो कामयाबी कह लें पाकिस्तान की या नाकामी कह लें हिंदुस्तान की, वो ये है कि अमेरिका की तरफ से कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली इंडिया को और अमेरिका का मौक़िफ़ एक्चुअली चीन और इवन रशिया का मौक़िफ़ आपस में बड़ा करीब-करीब है। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो लैंग्वेज है रेज़ोल्यूशन की, वो भी आप देखें तो वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल। जो कि इंडिया बड़ा चाहता था। तो ये नाकामियाँ हिंदुस्तान को अभी तक काफ़ी इंटरनेशनल फ्रंट पे भी हुई हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हुई हैं। ये आप तो फँस गए।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो फंस गए हैं। यहाँ से पाकिस्तान को ये जो बयानियां हम बना रहे हैं और बता भी रहे हैं दुनिया को, मजीद आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से आगे लेकर जाना चाहिए? मैं जिस पे थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा इशू है वो ये है कि दो ममालिक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना केस उनके सामने हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए था। एक तो मोहम्मद बिन सलमान से हम्म, जो शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं हुई, और प्रेसिडेंट शी से जो उनकी बात नहीं हुई। ये दो मुझे नहीं समझ आई कि अभी तक क्या मामला है और क्यों नहीं हो सका। हम्म, अमेरिकन तो जो है मार्क रूबियो से बात हुई है, फिर उनकी जो सेटकॉम के है कमांडर है, उनकी आर्मी चीफ से बातचीत हुई है, 2-3 दफ़ा हो चुकी है इन लोगों की। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की आर्मी चीफ से भी बात हुई है, बाकी लोगों से बात हुई है। लेकिन अभी तक जो है वो ये जो प्रेज़िडेंट शी से और एमबीएस से जो शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं हो सकी, इस पे अलबत्ता मुझे थोड़ी है हैरत कि ये होनी चाहिए थी। हम्म, क्योंकि इस वक़्त मेरे ख़्याल में अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क इंडिया के ऊपर लेवरेज रखता है वो सऊदी अरेबिया है। हम्म, क्योंकि $100 मिलियन की उन्होंने इस वक़्त कमिटमेंट की है। इन्वेस्टमेंट जी बिल्कुल। 2019 में जब ये वाक़या हुआ था तब भी सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया था, हम्म, लेकिन उस वक़्त सऊदी अरेबिया का लेवरेज नहीं था इंडिया पे। अब हम्म, तो उनका बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का लेवरेज है, और नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है एमबीएस की बात को टालना। ओके। और उनके सिफारतकार, अलबत्ता आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो तो मुलाकातें कर रहे हैं, बट बीइंग मिडिल पावर्स और जितनी दोस्ती है पाकिस्तान की सऊदी अरब से भी, और जो पर्सनल लेवल की भी दोस्ती बताई जाती है शरीफ खानदान की, वो अभी होती जो सामने कम से कम नहीं लाई गई है कि क्या वजह है कि अब तक मुलाकात नहीं हुई या बातचीत नहीं हुई।